Assalamualaikum class, this is your course instructor Harun Raza Khan, and today we are going to study about topic related to biomechanics, that is about the ankle joint. You are intimated to write down your names and roll number in the chat. So class, what are the main aims and objectives? Here we are going to study the structure and function of the lower extremity, movement and the muscle related to lower extremity, and any loads on the joint. क्लास आपको जो मैंने असाइनमेंट दी है ना, उसका जो मेन कंटेंट है, आपको मैंने ना 5 मसल्स दिए हैं और मैंने आपको कहा है कि अगर उनमें कोई पैथोलॉजी आ जाए तो कौन सी मूवमेंट्स डिस्टर्ब होंगी उन मसल्स के डैमेज होने की वजह से, और आपने ना पहले डिस्क्राइब करना है एक मसल लो जो मैंने बताया, बताओ कि कौन कौन सी मूवमेंट्स अफेक्ट होंगी उसकी वजह से, फिर उससे रिलेटेड जो है ना पैथोलॉजी आपने उसके बारे में बतानी है। एक पैथोलॉजी इज इनफ अगर वो सारी कंडीशंस को डिस्क्राइब कर देती है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि कार्पल टनल सिंड्रोम जो है वो आपके फ्लेक्सर टेंडन को अफेक्ट करता है, लेकिन उसमें जो नर्व डैमेज होती है वो मीडियन नर्व है, और मीडियन नर्व आपके ये जो 1/3 है, सॉरी 2/3 है, उसको देती है। अल्ला नर्व आपके लैटरल 1.5 को देती है। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल है पैथोलॉजी की। तो आपने उससे रिलेटेड एक पैथोलॉजी को डिस्क्राइब करना है। अब मैंने आपको दिया हुआ सबस्कैपुलरिस मसल, कौन सी मूवमेंट सबस्कैपुलरिस की वजह से इफेक्टेड होंगी और कौन सी पैथोलॉजी, और उस पैथोलॉजी को बताना है। एक इज इनफ। तो 5 मैंने मसल्स दिए हैं, हर की मूवमेंट सारी जितनी भी इफेक्टेड होंगी वो होता नहीं है, और एटलीस्ट 1 पैथोलॉजी डिस्क्राइब करनी है अपने लफ्जों में। ओके, आज हमने अपना टॉपिक, इफ देयर इज एनी क्वेश्चन मेक श्योर यूज द रेज हैंड ऑप्शन, only then I will allow you to talk. Okay, so let's continue with our lecture. Questions regarding the assignment can be asked at the end. Okay, let's cover the topic first. अब हमें एंकल पढ़ना है। एंकल जॉइंट क्या है? In simple words, the best way to describe the ankle joint in the anatomical term is tibio-talar joint. अब tibio-talar joint क्या है? एक hinge variety of joint है, जहां पे convex surface of the superior talus articulate करती है concave surface of the distal tibia। तो concavo convex hinge joint, इसको बोलते हैं एंकल जॉइंट। अब क्लास एक बार याद रखना, ये हिंज जॉइंट है, और हिंज जॉइंट का क्या मतलब हुआ कि हिंज जॉइंट पे जस्ट लाइक द हिंज ऑफ अ डोर सिर्फ एक प्लेन में मूवमेंट अलाउ होती है। क्या मतलब हुआ इस बात का कि एंकल पे सिर्फ एक मूवमेंट होगी, एक प्लेन पे और एक एक्सिस पे, और वो मूवमेंट है डोर्सिफ्लेक्शन, प्लांटर फ्लेक्शन, और एंकल जॉइंट पे और कोई मूवमेंट नहीं होती। ये बात बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए, क्योंकि अक्सर औकात आप लोग ना कंफ्यूज कर देते हो इसको एक और मूवमेंट के साथ, जो भी हम देखेंगे। अच्छा, अब एक जॉइंट है डिस्टल टिबियोफिबुलर जॉइंट बिटवीन द टिबिया एंड फिबुला। ये एक सिंडेस्मोसिस है। अगर आपको याद हो, मैं आपको पढ़ा चुका हूं कि सिंडेस्मोसिस क्या होती है। डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू बाइंड द डिस्टल टिबिया एंड फिबुला टुगेदर। ये आपको ना यहाँ पे बहुत अच्छा नजर आ रहा होगा। देखो, एंकल जॉइंट जो है ना वो ये है, टैलस और टिबिया के, ये टैलस और टिबिया के दरमियान, ये है ट्रू एंकल जॉइंट, जो कि हिंज वैरायटी है। कनकेव और कन्वेक्स सरफेस, क्लियर हो गई हमें बात। अब नोट करना कि बिल्कुल टिबिया के साथ एक ये जॉइंट बन रहा है, ये वाला, इसको कहते हैं हम डिस्टल टिबियोफिबुलर जॉइंट। ना, अब मजे की बात पता है क्या है, ये जो है ना जॉइंट, ये एंकल जॉइंट का जो कम्प्लेक्स है ना, एंकल कम्प्लेक्स, उसका हिस्सा है। और देखा ये गया रिसर्च से पता चला है कि ये जो डिस्टल टिबियोफिबुलर जॉइंट है ना, ये एंकल की मूवमेंट्स को जो है ना माइनर से अफेक्ट करता है। मीनिंग कि जब एंकल मूव कर रहा होता है ना, ये सिंडेस्मोसिस जो है ना,
ये थोड़ा सा मिनिमल सी मूवमेंट परफॉर्म करता है स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए। इसकी एग्जैक्ट एग्जांपल जो है ना क्लास, आपका जो रेडियोलर जॉइंट है, अगर आपको याद हो, डिस्टल और प्रॉक्सिमल, और बीच में एक इंट्रोशियस मेम्ब्रेन होती थी जो एक सिडनेसमोसिस होती थी। समवट लाइक दिस, यहाँ पर ना एंकल जॉइंट पे ये एक छोटा सा माइनर सा रोल प्ले करता है थोड़ी सी स्टेबिलिटी देने के लिए। एक्चुअल मूवमेंट्स में इसका कोई रोल नहीं है, मतलब अगर ये जॉइंट ना भी हो ना, एंकल की मूवमेंट्स होंगी, बट ये बस स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने में रोल प्ले करता है, जस्ट लाइक योर रेडियो अल्नर जॉइंट। अब ये जो है ना आपको दिखाने का मकसद है लिगामेंट्स। एंकल क्लास आप याद रखना, इट इज टाइड टू द लिगामेंट्स। लिगामेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एंकल की मूवमेंट्स में। तो क्या लिगामेंट्स, अगर आप मीडियल साइड पे देखो ना, मीडियली आपके एंकल पे, तो टैलो नेविकुलर, टैलो कैल्केनियल, कैल्केनियल, और ये जो है सारे ये डेल्टॉइड लिगामेंट बनाते हैं। लेटर साइड पे एंटीरियर टैलोफिबुलर, पोस्टीरियर टैलोफिबुलर और टैलो नेविकुलर लिगामेंट, ये 3 लिगामेंट है, ये लेटरल साइड पे। तो मीडियल और लेटरल साइड पे ना ये 2 लिगामेंट्स है, ये स्टेबिलिटी दे रहे हैं आपको, मीडियल और लेटरल। और ये एंकल और डोर्सिफ्लेक्शन मूवमेंट हो रही है आपके एंकल जॉइंट के ऊपर। अब हम एंकल के ऊपर मूवमेंट्स को डिस्क्राइब करते हैं। 2 ही मूवमेंट्स हैं, डॉर्सी प्लांटर। कौन सा मसल डॉर्सिफ्लेक्शन करवाता है? टिबियालिस एंटीरियर, extensor digitorum longus and peroneus tertius, और assistance by the hallucis longus। अब ये ना आपको यहाँ पे मसल नजर आ रहे हैं, टिबियालिस एंटीरियर ये जा रहा है, extensor digitorum longus, ये peroneus tertius, ये है मेन मसल। हेलस लॉन्गस नाम से जाहिर हेलस से कि ये जाके लगता है आपके बिग टो के साथ, उसकी मूवमेंट्स को परफॉर्म करता है, लेकिन चूंकि एंकल जॉइंट को क्रॉस कर रहा है तो ये असिस्टिव रोल प्ले करेगा। प्लांटर फ्लेक्शन, प्लांटर फ्लेक्शन गैस्ट्रोक्रीनियस और सोलियस, गैस्ट्रो और सोलियस मसल जो है ना, ये 2 मसल्स हैं। इनकी खासियत पता है क्या है? गैस्ट्रोक्रीनियस होता है सुपरफिशियल, सोलियस होता है डीप। ये 2 अलग मसल्स हैं, लेकिन इनका जो टेंडन है ना ये कॉमन है। देयर इज वन कॉमन टेंडन कॉल्ड द कैल्केनियल टेंडन, ये एनाटॉमिकल नाम है इसका, कैल्केनियल टेंडन। इसका जो कॉमन नेम है वो है एक्लिस टेंडन। आपको याद होगा एक, ये आपको शायद आपने कहानी सुनी भी हो, एक्लिस एक हीरो होता था जिसको, जिसके जो उसकी वीकनेस थी ना, वो उस एक्लिस टेंडन, जो ये और टेंडन था ना, ये उसकी वीकनेस थी, तो ये उन्होंने उसके ऊपर एक कॉमन नेम रखा हुआ है। तो इसका जो प्रॉपर नेम है ना वो है टेंडो कैल्केनियल या कैल्केनियल टेंडन। अगर मैं आपसे पूछूं ना कि कौन सा टेंडन होता है, तो कैल्केनियल टेंडन इज द एनाटॉमिकल नेम। एक्लिस भी ठीक है, कॉमन है। ओके, ये है मेन मसल्स। अब असिस्टेंस अगेन कौन मदद करते हैं? टिबियालिस पोस्टीरियर, प्लांटारिस, पेरोनियस लॉन्गस, एक्सटेंसर हेलुसिस, फ्लेक्सर हेलुसिस लॉन्गस, पेरोनियस ब्रेविस एंड फ्लेक्सर डिजिटोरम लॉन्गस। ये बस हेल्प करते हैं, बस असिस्टिव रोल, वरना मेजर रोल प्लांटर फ्लेक्शन में आपके गैस्ट्रोक्रीनियस और सोलियस ही प्ले करते हैं। अब हम आते हैं क्लास एक और नेक्स्ट जॉइंट पे, वो है सबटैलर जॉइंट। Anterior and posterior facets of the talus articulate with the superior calcaneus। ये आपको नजर आ रहा होगा, आपकी ये है टैलस बोन और ये है कैल्केनियस की बोन। ये जो जॉइंट बन रहा है ना, ये वाला जो मैंने रेड से मार्क किया है, ये है आपका सब टैलर जॉइंट। अब सब टैलर जॉइंट की क्या खासियत है कि यहाँ पे मूवमेंट होती है इन्वर्जन एंड ईवर्जन। जो अगर आपको याद हो ना, जो मूवमेंट्स होती हैं जिसमें आपका फुट अंदर की तरफ रोटेट करता है, बाहर की तरफ रोटेट करता है, ये मूवमेंट्स आपकी होती हैं आपके फुट के ऊपर। तो ये सब टैलर की मूवमेंट्स है, एंकल की नहीं है। एंकल एक हिंज जॉइंट है, वेयर एज द टैलोकैनकेलियन जॉइंट या सब टैलर जॉइंट, इसमें इन्वर्जन ईवर्जन होती है। और कौन से मसल्स करवाते हैं? टिबियालिस पोस्टीरियर, पेरोनियस लॉन्गस एंड पेरोनियस ब्रेविस करवाते हैं ईवर्जन, जिसमें आपका फुट बाहर की तरफ रोटेट करता है। फ्लेक्सर डिजिटोरम और फ्लेक्सर
लूसिस लॉन्गस इन्वर्जन करवाते हैं, ये हम आगे जाके भी पढ़ेंगे। ये है आपके इन्वर्जन इवर्जन के मसल्स। अब आते हैं बाकी फुट के मूवमेंट्स की तरफ। टार्सो मेटाटार्सल एंड इंटरमेटाटार्सल जॉइंट्स। अभी टार्सो मेटाटार्सल, टार्सल और मेटाटार्सल्स के बीच में जॉइंट, इंटरमेटाटार्सल बिटवीन द मेटाटार्सल जॉइंट्स। अगर आप फुट को देखो ना, ये आपकी मेटाटार्सल जा रही है, तो ये टेलस जा रही है, दिस बोन टेलस, और उसके दरमियान ये वाला टार्सो मेटाटार्सल, इंटरमेटाटार्सल, टार्सल्स के बीच में ये जो जॉइंट्स है ना, ये रेड में जो आपको नजर आ रहा है, ये इंटरमेटाटार्सल है। अब ये क्या है, ये नॉन एक्सियल जॉइंट्स, जिसमें सिर्फ ग्लाइडिंग मूवमेंट होती है। अब ये करते क्या है, दे एनेबल द फुट टू फंक्शन एज अ सेमी रिजिड यूनिट एंड अडेप्ट फ्लेक्सिबिलिटी टू अनइवन सर्फेसेस। जब फुट की क्लास आर्चेज होती हैं, जब आपका फुट जमीन पे लगता है ना, ये आर्चेस फ्लैट हो जाती हैं। ये कैसे फ्लैट होती हैं, आपकी जो ये जॉइंट्स होते हैं ना फुट के, ये ग्लाइड करते हैं एक दूसरे के ऊपर। ये जो ग्लाइडिंग मूवमेंट है ना, ये अलाउ करती है आपके फुट को अनइवन सर्फेस पे स्मूथली प्लेस होने के लिए। तो ये लोड ऑफ द फुट भी बीच में आ गया। मेटाटार्सोफिलेंजियल और इंटरफिलेंजियल जॉइंट्स क्या होते हैं? अब मेटाटार्सोफिलेंजियल, मेटाटार्सल और फेलेंजिस के बीच में, और इंटरफिलेंजियल, इंटरफिलेंजियल फ्लेंजिस के बीच में। मीनिंग ये है मेटाटार्सल और फेलेंजिस के दरमियान, इंटरफ्लेंजियल बिटवीन द फ्लेंजिस। अब ये क्या है, कॉन्डोलाइड एंड हिंज जॉइंट रिस्पेक्टिवली। मीनिंग मेटाटार्सोफ्लेंजियल है कॉन्डोलाइड और इंटरफ्लेंजियल है आपका हिंज जॉइंट। नाउ क्या करते हैं ये, द टोस फंक्शन टू स्मूथ द वेट एंड शिफ्ट द वेट टू द ऑपोजिट फुट ड्यूरिंग वॉकिंग एंड मेंटेन स्टेबिलिटी ड्यूरिंग वेट बेयरिंग। मतलब जब आप अपने पैर पे खड़े होते हो ना, ये जो टोज होते हैं ना, आपके फुट को ना जमीन पे जमा के रखते हैं। एक एग्जाम्पल समझने के लिए आप इस तरह ले लो, अगर एक बंदे के जो टोज है वो गायब कर दो, क्या होगा, ही विल नॉट बी एबल टू बैलेंस हिमसेल्फ। वो आगे की तरफ, साइड की तरफ या पीछे की तरफ कहीं भी गिर सकता है। तो टोज जो है ना, आपकी जमीन पे आपके फुट को प्लेस करके रखते हैं, और ऑब्वियसली वॉकिंग में भी हेल्प करते हैं। क्यों? जब आप चल रहे होते हो ना, आप नोट करना, जब गेट फेजेस में आप जाते हो, तो ये जो टोज होते हैं ना, ये आपकी वेट शिफ्टिंग करते हैं। जब आप अपनी एंकल को उठाते हो ना, सारा वेट आपके टोज पर होता है। इससे क्या होता है, आप फिर दूसरे पैर पे जो है ना वजन आराम से रख सकते हो। ये है रोल मेटाटार्सोफ्लेंजियल इंटरफ्लेंजियल का। अब हम आर्चेस की बात करते हैं। मीडियल और लैटरल लॉन्गिट्यूडनल आर्चेस, दे स्ट्रेच फ्रॉम द calcaneus to the metatarsal and tarsals। अब क्लास ये देखो, ये आर्चेस नोट करना। कैल्केनियस से अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करूं और टार्सल्स तक लेके जाऊं, ये देखो, ये जो एक आर्क बन रही है ना क्लास, ये है आप लोगों की आर्चेस। मीडियल आर्च मतलब मीडियल साइड ऑफ द फुट, लैटरल आर्च लैटरल साइड ऑफ द फुट। ये लैटरल बन रही है और ये मीडियल बन रही है। नोट करना, मीडियल काफी डेवलप्ड है और लैटरल काफी माइनर और छोटी सी है। ट्रांसवर्स आर्च इज फॉर्म्ड बाय द बेस ऑफ द मेटाटार्सल बोन्स। तो ये थी लैटरल मीडियल लॉन्गिट्यूडनल। लैटरल जो बनेगी ना क्लास, वो बनेगी, सॉरी, ऐसे करके, ये वाली। ये अगर 3D व्यू नहीं है, अगर आप इसको देखोगे ना, अगर ऐसे आर्च बन रही है, तो ये वाली बन रही है अंदर से। ये अगर आपको मेरी ये नजर आ रहे हो, ये आपकी ट्रांसवर्स आर्च। ये आर्चेस क्या करती है क्लास, ये ना आप, ये सेमी रिजिड और फ्लेक्सिबल होती हैं। आर्चेस आपके फुट के ऊपर जो ग्राउंड रिएक्शन फोर्सेस होती है ना, इनको एब्जॉर्ब करती हैं। जब आपने पता नोट किया है ना किया हो, जब आपका फुट जमीन पे होता है, खड़े होते हो ना, आपकी आर्चेस ना ऐसे फ्लैटन हो जाती हैं यूं। ये एक बड़ी मजे की बायोमैकेनिकल एक प्रॉपर्टी है।
ये करने से क्या होता है कि जो फुट के अंदर जो फोर्सेस होती है ना वो स्प्रेड आउट हो जाती हैं सारी, मतलब पूरे आपके जो फुट के जॉइंट्स में ना सारी फोर्सेस डिसॉल्व हो जाती हैं और लेस फोर्सेस आपके नी और हिप पे चली जाती हैं। यही वजह है कि वो लोग जिनकी फुट फ्लैट होते हैं, जिनमें ये आर्चेस नहीं होती, उनमें जो ग्राउंड ट्रैक्शन फोर्सेस होती हैं सारी नी और हिप पे चली जाती हैं। इससे क्या होता है, हिप पे लोड बढ़ जाता है और पेन शुरू हो जाती है। प्लांटर फेशिया, एक और चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपके बेस ऑफ द फुट पे जो है ना मौजूद एक थिक बैंड ऑफ फेशिया है, जो आपके जो सोल ऑफ द फुट है उसको कवर करती है। ये वाला स्ट्रक्चर ये मौजूद है। नोट करो, ये बिल्कुल आर्चिस के जो ये बनी हुई है ना ऐसा करके लगा हुआ है। ये जो प्लांटर फेशिया बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब आपका पैर जमीन के ऊपर होता है ना, ये जो थिक फेशिया है ये सारी जो प्रेशर आता है ना फुट पे उसको अब्जॉर्ब कर लेता है। अब्जॉर्ब करने से ये फायदा होगा कि फुट पे प्रेशर कम पड़ रहा होगा ओवरऑल। ड्यूरिंग वेट बेरिंग मैकेनिकल एनर्जी इज stored in the stretch ligaments, tendon and the plantar fascia of the foot. तो जब आप वजन डालते हो ना पैर के ऊपर तो मैकेनिकल एनर्जी स्टोर होती है फेशिया में, टेंडन में और लिगामेंट्स में। दिस एनर्जी इज रिलीज टू असिस्ट विद द पुश ऑफ द फुट फ्रॉम द सरफेस। तो जब आप ऐसे जमीन पे पैर रख रहे हो ना, एनर्जी स्टोर होगी है, जब आप पुश करोगे ना अपनी हील को उठाओगे चलने के लिए, ये सारी एनर्जी रिलीज हो जाएगी। फायदा क्या होगा इससे कि जो वेट बेरिंग का प्रोसेस है ना वो स्मूथ हो जाएगा। वो लोग जिनमें लिगामेंट डैमेज होता है या प्लांटर फेशिया स्वेल कर जाता है, प्लांटर फेशियाटिस हो जाता है, उनमें ये मैकेनिकल एनर्जी का प्रॉपर्टी डिस्टर्ब हो जाती है। उससे क्या होगा कि इनको चलने में मसला होगा। ओके, अब हम थोड़ी बात करते हैं फुट की मूवमेंट्स के ऊपर। फुट पे क्या क्या मूवमेंट्स होती हैं? फ्लेक्शन एक्सटेंशन, टो के ऊपर जो टोज हैं आपके। फ्लेक्शन इज बाय फ्लेक्सर डिजिटोरम लॉन्गस, फ्लेक्सर डिजिटोरम ब्रेविस, quadratus plantae, lumbricals और interosseous. Extensor lucis longus, extensor digitorum longus, extensor digitorum brevis. Simple. Inversion and eversion. Inversion, tibialis posterior, tibialis anterior. Make plain simple. Eversion, peroneus longus, peroneus brevis और peroneus tertius assist करता है। तो ये है आपकी इन्वर्जन है इवर्जन। If someone has a question, they can raise their hand now. Okay, Waqas, open your mic and speak slowly. Slowly, आराम से। सर अभी हमने पीछे बात की कि प्लांटर फेशिया। सर जब यूजुअली हमें पेन होती है, चलते चलते अचानक से एक पेन उठती है, तो क्या वो प्लांटर फेशिया की होती है? जो हमारे सोल के ऊपर अचानक हम चल रहे हो ना या बहुत ज़्यादा चल रहे तो अचानक से एक ना पेन स्टार्ट हो जाती है और चला नहीं जाता, तो वो प्लांटर फेशिया की वजह से होती है? मोस्ट लाइकली जो सोल के ऊपर होती है ना वो डेफिनेटली प्लांटर फेशिया की वजह से होती है। स्पेशली जब आप प्रोलॉन्ग अगर वेट बेरिंग मतलब कहीं मिसाल के घंटे से खड़े हुए हो और आपके जूते भी अच्छी क्वालिटी के नहीं है, तो यस डेफिनेटली प्लांटर फेशिया की हो सकती है। वरना एक और पेन होती है जॉइंट्स के अंदर, जब आप मतलब कांस्टेंट पेन मतलब वेट बेरिंग में रहते हो ना, जॉइंट की वजह से भी पेन हो सकती है। जो प्लांटर फेशिया की सबसे ज्यादा जो कह लो कि डिस्टिंग्विशिंग फीचर है ना क्लास, वो ये है कि अगर आप फुट को ना स्ट्रेच करो, मतलब ये अगर फुट है ना इसको स्ट्रेच करो ना, तो एक आपको सेंटर में ना टॉट सा टाइट सा बैंड नजर आएगा। ये इंडिकेट करता है कि आपका प्लांटर फेशिया टाइट हो गया है। नॉर्मली अगर एक बंदे का प्लांटर फेशिया नॉर्मल है ना, उसको अगर आप टोस को स्ट्रेच करो तो एक स्मूथन सी सरफेस नजर आनी चाहिए। या खुद पर टेस्ट कर सकते हो घर पे जाके, अभी आप घर में बैठे हुए हो, आप यस चेक सर। करना, आप चेक करना अपने टोस को ना स्ट्रेच करना, मतलब ऐसे ना आपके टोस इनको ऐसे स्ट्रेच करना मैक्सिमम, और देखो कि फुट के बिल्कुल सेंटर में आपको टॉट सा बैंड नजर आता है और वो फील करने में टाइट तो नहीं है कहीं ज्यादा। अगर हुआ है तो मोस्ट लाइकली आपका प्लांटर फेशिया थोड़ा सा टाइट हुआ है, बट दैट इज नॉट रिलेटेड टू योर टॉपिक। ये क्लिनिकल चीजें आप आगे जाके पढ़ोगे। एनी अदर क्वेश्चंस? अभी कर लो जो जितने भी क्वेश्चंस आपने करने हैं। नो?
Okay, moving on. That is all class, यही आपका lecture है. This is all for now. It would be beneficial for you that you'd listen to this lecture very carefully. Think critically, class. Asking question is very important. It helps you develop critical thinking. Critical thinking is very necessary in the field of physiotherapy. It will develop your character. It will improve your thinking process and you will become a good therapist. So I guess this is all for the lecture. Goodbye.